जरा एक स्थिति की कल्पना करें, जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और अचानक रसोई से गर्मा गर्म समोसों की या किसी मनपसंद डिश की खुशबू आने लगती है। हाँ, और भूख एकदम से चमक जाती है। बिल्कुल। मतलब हम कई मीटर दूर होते हैं, फिर भी वो महक सीधे नाक तक पहुंच जाती है। लेकिन वहीं अगर वही खाना फ्रिज में रखा हो, एकदम ठंडा हो, तो उसकी महक का कोई अता पता नहीं होता। सही बात है। ठंडे खाने को सूंघने के लिए तो उसे बिल्कुल नाक के पास लाना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही चीज का तापमान बदलने से उसकी खुशबू के सफर करने की क्षमता बदल जाती है? आज की इस विस्तृत पड़ताल में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। और इस एक साधारण से सवाल का जवाब खोजने के सफर में हम उस बुनियादी ढांचे को डिकोड करेंगे जिससे ये पूरी दुनिया और हमारा शरीर बना है। मतलब हम बात कर रहे हैं मैटर यानी पदार्थ की। आज का मिशन बहुत सीधा है। इस चर्चा में हम उस भ्रम को तोड़ेंगे कि चीजें वैसी ही ठोस और शांत है जैसी वे दिखती हैं। बिल्कुल। और असल में ये समझेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पदार्थों के कण किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो इस ठोसपन के भ्रम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही आम काम है, जैसे नींबू पानी या चाय बनाना। हाँ, जो हम सब करते हैं। हाँ, तो जब हम एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी या नमक डालकर मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। एकदम सही। बचपन में शायद लगता था कि चीनी पानी में पिघल गई है ना? लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो ग्लास में पानी का स्तर अचानक से बहुत ऊपर नहीं आ जाता। हाँ, मतलब लॉजिक के हिसाब से तो पानी को बाहर छलक जाना चाहिए। वही तो। अगर हम एक भरे हुए ग्लास में बाहर से कोई चीज डाल रहे हैं तो पानी बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो मैं ये सोच रही थी कि वो चीनी आखिर जाती कहाँ है? यहीं पर पदार्थ का पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत काम आता है। पानी कोई एक अखंड या बिना जगह वाली चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में पानी के उन अनगिनत सूक्ष्म कणों के बीच काफी रिक्त स्थान यानी खाली जगह होती है। तो मतलब पानी के अंदर पहले से ही जगह मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। जब चीनी या नमक को पानी में घोला जाता है तो चीनी के क्रिस्टल टूटकर अपने सबसे छोटे कणों में बदल जाते हैं। ओके। और ये चीनी के कण पानी के कणों के बीच मौजूद उन खाली जगहों में अपनी जगह बना लेते हैं, या कहें कि वहीं सेटल हो जाते हैं। इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अरे वाह! क्योंकि पानी के कणों के बीच पहले से ही इतनी खाली जगह मौजूद थी, इसलिए चीनी के कणों को फिट होने के लिए पानी के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एकदम सही पकड़े। लेकिन अगर पानी के कणों के बीच वाकई इतनी खाली जगह मौजूद है, तो क्या वो जगह अनंत है? अनंत मतलब क्या एक गिलास पानी में लगातार चीनी या नमक मिलाते रहने से वो हमेशा घुलता रहेगा? एक पॉइंट तो ऐसा आना चाहिए ना, जहां पानी के कणों के बीच की सारी खाली जगह पूरी तरह से भर जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कणों के बीच की ये खाली जगह असीमित नहीं होती। अच्छा। अगर हम पानी में नमक मिलाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब पानी के कणों के बीच का हर एक खाली कोना, हर एक गैप नमक के कणों से भर जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? जब सारी खाली जगहें कब्जा ली जाती हैं तो उसके बाद डाला गया नमक घुलना बंद कर देता है और सीधे गिलास के तल में जाकर इकट्ठा होने लगता है। ओहो, मतलब वो नीचे बैठ जाता है। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो ये सैचुरेशन पॉइंट इस बात का सीधा भौतिक प्रमाण है कि पदार्थों के अंदर खाली जगह होती तो है, लेकिन उसकी एक सख्त सीमा होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समराइज किया। तो खाली जगह वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर इन कणों के बीच जगह है तो क्या ये कण बस अपनी अपनी जगह पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तरह स्थिर रहते हैं? अरे नहीं, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हो सकती हैं, लेकिन पदार्थ के कण कभी शांत नहीं बैठते। सच में? तो क्या उनके अंदर कोई हलचल भी होती है? बहुत ज्यादा हलचल होती है। वे लगातार बिना रुके एक अजीब सी अफरा तफरी में चलते रहते हैं। इसे हम निरंतर गतिशीलता कहते हैं। मतलब ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं? हाँ, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर टकराते हैं। तो अगरबत्ती का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब कमरे की किसी कोने में एक बिना जली हुई अगरबत्ती रखी होती है तो उसके अंदर भी वो खुशबू वाला पदार्थ तो मौजूद है ना? बिल्कुल मौजूद है। लेकिन उसकी महक हम तक नहीं पहुंचती। हमें उठकर अगरबत्ती को अपनी नाक के पास लाना पड़ता है।
लेकिन जैसे ही उस पर माचिस की तीली लगाई जाती है, वो जलाई जाती है। हाँ, तो कुछ ही सेकंड में उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर कण हमेशा गति में है तो बिना जलाए वो खुशबू उड़कर हमारे पास क्यों नहीं आई? जलाने से ऐसा क्या बदल गया? देखिए, बिना जली हुई अगरबत्ती के कणों में भी गति थी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। अच्छा, मतलब वे बहुत धीमे थे। हाँ, वे बस अपनी जगह पर हल्का हल्का कंपन कर रहे थे। लेकिन जब अगरबत्ती को जलाया गया तो हमने उसे हीट यानी ऊष्मा दी। ऊष्मा असल में ऊर्जा का ही एक रूप है ना? बिल्कुल। विज्ञान में एक सीधा सा नियम है, पदार्थ के कणों के पास अपनी एक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो हीट एनर्जी कणों के अंदर जाके गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस नई ऊर्जा की वजह से कण और तेज हो जाते हैं? तेज क्या, वो तो एकदम पगला जाते हैं। वे बहुत तेज गति से भागने लगते हैं। अगरबत्ती के धुएं और खुशबू के कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे हवा के कणों के बीच मौजूद खाली जगहों को चीरते हुए पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इसका मतलब है कि गति तो हर चीज में है, लेकिन उसकी रफ्तार अलग अलग हो सकती है। एकदम सही। तो अगर हम पानी में अलग अलग तरह की चीजें मिलाएं तो क्या वे एक ही रफ्तार से फैलेंगी? मतलब मान लीजिए हमारे पास पानी के 2 ग्लास हैं। ठीक है, मान लेते हैं। एक में लाल स्याही की 1 बूंद डाली जाए और दूसरे में शहद की 1 बूंद। जो देखने को मिलता है वो इन कणों की गतिशीलता के बारे में बहुत कुछ बताता है। हाँ, क्योंकि स्याही तो लगभग तुरंत पानी में फैलकर उसे लाल कर देती है। बिल्कुल, लेकिन शहद तो पानी के तल में जाकर बैठ जाता है और उसे पूरे पानी में खुद से फैलने में बहुत लंबा समय लगता है। दोनों ही लिक्विड हैं, फिर इतना फर्क क्यों? इस फर्क के पीछे का विज्ञान उनके कणों की बनावट और उनके आपसी खिंचाव में छिपा है। वो कैसे? स्याही के कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच आपस में उतना तेज खिंचाव नहीं होता, इसलिए वे पानी के कणों की खाली जगहों में बड़ी आसानी से और तेजी से फिसल जाते हैं। और शहद के कण? शहद के कण भारी और जटिल होते हैं। शहद गाढ़ा होता है क्योंकि उसके कण एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ कर रखते हैं। अच्छा, तो पानी को मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। पानी के कणों को शहद के इस मजबूत ढांचे को तोड़ने और उनके कणों को अलग करके अपनी खाली जगहों में फैलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए शहद को घुलने में वक्त लगता है। समझ गई। और अगर हम इसमें फिर से तापमान वाले फैक्टर को जोड़ दें तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, तापमान का असर तो बहुत सीधा होता है। एक प्रयोग अक्सर देखा जाता है जहां एक ग्लास में बर्फीला ठंडा पानी होता है और दूसरे में खौलता हुआ गर्म पानी। हाँ, वो पोटेशियम परमैंगनेट वाला प्रयोग। बिल्कुल। दोनों में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक रंगीन क्रिस्टल डाल दिया जाता है। बिना चम्मच से हिलाए गर्म पानी वाला ग्लास कुछ ही मिनटों में पूरी तरह रंगीन हो जाता है। लेकिन ठंडे पानी वाले ग्लास में वो रंग बहुत धीरे धीरे, एकदम सुस्ती से फैलता है। हाँ, तो ऐसा क्यों? आदत के अपने आप एक दूसरे की खाली जगहों में मिल जाते हैं, तो इस खुद ब खुद होने वाली मिक्सिंग को विसरण कहते हैं। ओके, विसरण। तो गर्म और ठंडे पानी में ये अलग क्यों है? ये सीधे तौर पर गतिज ऊर्जा का खेल है। गर्म पानी के कण उच्च तापमान की वजह से किसी उबलते हुए बर्तन की तरह तेज गति में भाग रहे होते हैं। हाँ, उन्हें हीट एनर्जी मिल गई है। बिल्कुल। वे पूरी ताकत से जाकर क्रिस्टल से टकराते हैं, उसके कणों को तोड़ते हैं और उन्हें तेजी से पूरे ग्लास में धकेल देते हैं। और ठंडे पानी में? ठंडे पानी के कणों में ऊर्जा कम होती है, वे सुस्त होते हैं, इसलिए उनकी टक्कर में वो दम नहीं होता और मिक्सिंग धीमी हो जाती है। अरे वाह, अब जाके उस गर्मा गर्म खाने वाली बात का पूरा विज्ञान समझ में आ रहा है जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वो समोसे वाली बात। बिल्कुल। जब खाना चूल्हे पर पक रहा होता है तो वो अत्यधिक गर्म होता है। उस गर्मी की वजह से खाने से निकलने वाले गंध के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकदम सही। वे हवा के कणों के साथ बहुत तेजी से विसरण करते हैं और बुलेट की रफ्तार से हवा में यात्रा करते हुए कई मीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। और वहीं फ्रिज में रखे ठंडे खाने के कणों का तापमान कम होने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा लगभग सोई हुई होती है। हाँ, उनका विसरण इतना धीमा होता है कि वे हवा में दूर तक जा ही नहीं पाते। मतलब ऊष्मा, गतिज ऊर्जा और विसरण, ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। और यही तय करती हैं कि किसी चीज की महक कितनी दूर तक जाएगी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल टकराव पैदा हो रहा है मेरे दिमाग में। अच्छा, क्या टकराव? हमने अभी तक ये मान लिया है कि पदार्थ के कणों के बीच काफी खाली जगह होती है। हाँ, होती है।
मतलब अगर कण इतनी ही तेज गति में है तो वे एक साथ टिके कैसे हुए हैं? चीजें बिखर क्यों नहीं जाती? ये सवाल हमें पदार्थ के कणों के तीसरे और सबसे शक्तिशाली नियम तक ले जाता है, आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण बल? हाँ, पदार्थ के कण हवा में इसलिए नहीं उड़ जाते क्योंकि उनके बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत बल काम कर रहा होता है। तो क्या ये बल उन्हें बांध कर रखता है? बिल्कुल, ये बल हर एक कण को उसके आसपास के कणों से खींचकर बांधे रखता है। ये कोई बाहरी गोंद या फेविकॉल नहीं है। तो फिर क्या है? यह उन कणों की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का वो आपसी खिंचाव है जो उन लगातार भागने की कोशिश कर रहे कणों को एक निश्चित दायरे में कैद करके रखता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मानसिक चित्र बनाया जा सकता है। स्रोत में भी इसका जिक्र है, वो इदुमिश्मी नर्तकों वाला। हाँ, वो मानव श्रृंखला वाला उदाहरण। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि किसी मैदान में इंसानों के 3 अलग-अलग समूह एक मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। ठीक है। पहला समूह ऐसे लोगों का है जिन्होंने एक दूसरे को पीछे से बिल्कुल कसकर पकड़ रखा है, जैसे इदुमिश्मी नर्तक पकड़ते हैं या जैसे पहलवान एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। और दूसरा समूह? दूसरा समूह थोड़ा रिलैक्स्ड है, उन्होंने सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। और तीसरा समूह ऐसा है जहां लोग सिर्फ एक दूसरे की उंगलियों के सिरों को छूकर खड़े हैं। ओके। अब अगर कोई बाहर से आकर इन तीनों समूहों की चेन को तोड़ने की कोशिश करे तो जाहिर है कि उंगली छूकर खड़े लोगों को अलग करना सबसे आसान होगा। हाँ, वो तो तुरंत उठ जाएगी। और जिन्होंने कसकर बाहों को लॉक किया हुआ है उन्हें अलग करने में पसीने छूट जाएंगे। ये ह्यूमन चेन वाला उदाहरण पदार्थों के अंदर चलने वाले आकर्षण बल की एकदम सटीक तस्वीर पेश करता है। मतलब कण भी ऐसे ही जुड़े होते हैं। हाँ, हमारे आसपास मौजूद हर चीज में कणों की इसी तरह की चेन बनी होती है। जो लोग एक दूसरे को सबसे अधिक बल से कसकर पकड़े हुए थे, वे असल में ठोस पदार्थों के कणों की तरह हैं। अच्छा। दुनिया के हर पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग ताकत का होता है और इसी ताकत के आधार पर यह तय होता है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस होगी। तो इसी बात को अगर हम रोजमर्रा की चीजों पर लागू करें, जैसे एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड। हाँ, इन तीनों का बर्ताव बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। अगर हम इन तीनों पर हथौड़े से वार करें तो चौक के टुकड़े पर जैसे ही हथौड़ा पड़ता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। और रबर बैंड को हम खींच सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद वो भी टूट जाएगा। हाँ, लेकिन लोहे की कील पर हम पूरी ताकत से हथौड़ा मार लें, वो मुड़ सकती है, चपटी हो सकती है, लेकिन उसके कण आसानी से टूटकर अलग नहीं होते। ये फर्क पूरी तरह से उस आकर्षण बल की इंटेंसिटी यानी उसकी ताकत का नतीजा है। मतलब लोहे में सबसे ज्यादा बल है। बिल्कुल। लोहे की कील के कणों के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड है वो उस मानव श्रृंखला के पहले समूह की तरह है। कणों ने एक दूसरे को इतनी खूंखार ताकत से जकड़ रखा है कि हथौड़े की बाहरी ताकत भी उन कणों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाती। और चौक के कण? इसके विपरीत चौक के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कमजोर है। वे बस उंगलियों के सिरे छूने वाले लोगों की तरह जुड़े हुए हैं। तो इसलिए थोड़ी सी बाहरी ताकत पड़ते ही वे टूट जाते हैं। हाँ, कुर्सी या लोहे जैसी चीजें हवा में इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि उनके कणों के बीच का ये मजबूत आकर्षण बल उनकी गतिज ऊर्जा को हावी नहीं होने देता। ठोस चीजों में बल समझ आता है, लेकिन पानी का क्या? पानी में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, मतलब एक सवाल है। जब कोई स्विमिंग पूल में गोताखोर या डाइवर छलांग लगाता है तो वो आसानी से पानी को काटता हुआ आगे निकल जाता है। हाँ, वो तो है। या अगर हम बाल्टी में भरे पानी की सतह पर तेजी से अपनी उंगली फेरें तो पानी कट जाता है और उंगली आसानी से पार हो जाती है। बिल्कुल पार हो जाती है। तो अगर पानी के कणों में भी आकर्षण बल है तो हम उसे इतनी आसानी से क्यों काट पाते हैं? और सबसे अजीब बात, उंगली पार होते ही पानी वापस जुड़कर बिल्कुल सपाट कैसे हो जाता है? देखिए, पानी या किसी भी द्रव में कणों की व्यवस्था उस मानव श्रृंखला के दूसरे समूह की तरह होती है जिन्होंने सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। अच्छा, मतलब थोड़ा ढीला कनेक्शन। हाँ, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस जितना मजबूत नहीं होता और उनके बीच ठोस के मुकाबले ज्यादा खाली जगह भी होती है। ओके। जब गोताखोर पानी में कूदता है तो उसके शरीर की ताकत पानी के कणों के बीच के उस कमजोर आकर्षण बल से ज्यादा होती है। इसलिए वो उन कणों को आसानी से एक दूसरे से दूर धकेलकर अपने लिए रास्ता बना लेता है। और फिर पानी वापस कैसे जुड़ता है? जैसे ही गोताखोर आगे निकल जाता है वो बल खत्म नहीं होता। पानी के कणों के बीच का वो आपसी खिंचाव उन कणों को वापस एक दूसरे की तरफ खींच लेता है। अरे वाह!
इसीलिए पानी कटने के तुरंत बाद वापस जुड़कर अपनी पुरानी सतह बना लेता है। ये तो बहुत ही कमाल का संतुलन है। अगर पानी का आकर्षण बल लोहे जितना मजबूत होता तो उसमें तैरना तो दूर, उंगली डालना भी मुमकिन नहीं होता। वो कंक्रीट की तरह बर्ताव करता है। बिल्कुल, और इसी संतुलन की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर सारे पदार्थों का आकर्षण बल एक जैसा होता तो न नदियां बह पाती, न हवा चल पाती, ना ही हमारा शरीर काम कर पाता। तो अगर हम इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का अस्तित्व और उसका व्यवहार मुख्य रूप से 3 बुनियादी खंभों पर टिका है। हाँ, इसे अगर सबसे स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी पदार्थ की कहानी इन 3 गुणों से तय होती है। पहला, कणों के बीच मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या रिक्त स्थान। दूसरा, उन कणों के अंदर मौजूद गतिज ऊर्जा जो तापमान के साथ घटती बढ़ती है और उन्हें निरंतर गतिमान रखती है। और तीसरा, उन कणों के बीच काम करने वाला आकर्षण बल जो तय करता है कि वे कण एक दूसरे से कितनी मजबूती से बंधे रहेंगे। बिल्कुल सही।